नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्वयंभू बाबा और बलात्कार के दोषी आसाराम के बेटे नारायण साई को 2 सप्ताह के फरलॉ रद्द कर दिया। वो 2014 के एक बलात्कार मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ गुजरात उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के जून के आदेश के खिलाफ गुजरात की SLP पर फैसला सुना रही थी, जिसमें प्रतिवादी दोषी को 2 सप्ताह की अवधि के लिए फरलॉ दिया गया था। पीठ ने घोषणा की कि निर्धारित वर्षों की सजा के बाद बिना किसी कारण के फरलॉ दिया जा सकता है। ये देखा गया कि इसका उद्देश्य कैदी को पारिवारिक जीवन और समाज में मिलने को जारी रखने की अनुमति देना है। हालांकि पीठ ने कहा कि बिना किसी कारण के फरलॉ का दावा किया जा सकता है। एक कैदी को फरलॉ का पूर्ण कानूनी अधिकार नहीं है। फरलॉ के अनुदान में कैदी के हित को जनहित के खिलाफ संतुलित किया जाना चाहिए और कैदियों की कुछ श्रेणियों को फरलॉ देने से इनकार किया जा सकता है। साई को फरलॉ से इनकार करते हुए पीठ ने कहा कि संबंधित जेल अधीक्षक ने इस तथ्य के आधार पर नकारात्मक राय दी है कि प्रतिवादी ने अवैध रूप से जेल में मोबाइल फोन रखा और बाहरी दुनिया से संपर्क बनाने की कोशिश की। पीठ ने कहा कि प्रतिवादी के कहने पर जांच दल और गवाहों को धमकियां देने की कई मामले सामने आए हैं कि सुनवाई के दौरान सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का प्रयास किया गया और जेल में प्रतिवादी का आचरण भी ठीक नहीं है। पीठ ने कहा कि सार्वजनिक शांति में खलल और गड़बड़ी बॉम्बे फरलॉ और पेरोल नियम 1959 में फरलॉ से इनकार करने का आधार है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि कॉलेजों द्वारा उन विश्वविद्यालयों द्वारा लगाई गई पेनल्टी, लेट फी आदि की छात्रों से वसूली के लिए अपनाए जाने वाले कपटपूर्ण तरीकों को रोकने के लिए कदम उठाए। जस्टिस विवेक चौधरी की खंडपीठ ने कॉलेजों द्वारा अपने छात्रों से लेट फी और पेनल्टी की वसूली के लिए किए जा रहे फ्रॉड की ओर इशारा किया, भले ये विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेजों पर लगाया गया हो, न कि छात्रों पर। न्यायालय स्पेशल जूड SC/ST एक्ट मेरठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर एक आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें वाशु नामक एक व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। वो धारा 376D, 377, 323, 504, 506 IPC और SC/ST अधिनियम की धारा 32V के तहत दर्ज मामले में अभियोजन का सामना कर रहा है। मामले में दर्ज FIR के अनुसार 14 सितंबर 2020 को राघव त्यागी नामक एक व्यक्ति ने पीड़िता को अपनी कार में लिफ्ट दी और उसे किसी सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसने 2 अन्य लोगों के साथ उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और बलात्कार करने के बाद उसे छोड़ दिया। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने नंदिनी मैगजीन के संपादक मैनी महंत और उनके फोटोग्राफर यूनिक बोरा को अंतरिम अग्रिम जमानत दी। इन दोनों पर देवी दुर्गा की अशालीन और अमर्यादित फोटो प्रकाशित करने का आरोप लगाया गया है। वर्तमान मामले में प्राथमिकी प्राग ज्योतिषपुर एक्ट के संघ होजई जिला युवा समिति के अध्यक्ष M कैलाश और महासचिव अपान चौधरी ने महंत और बोरा पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए दर्ज की थी। चूंकि केस डायरी कोर्ट के समक्ष पेश नहीं की गई, कोर्ट ने जांच अधिकारी को केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया और कहा कि अगर मामला दर्ज किया गया है तो जांच की जानी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक रेप आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा आरोपी सितंबर 2020 में हुई घटना में शामिल था, जिसमें पीड़िता के शरीर को आदिम होमो सेपियंस ने कुचला और मसल दिया। जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की खंडपीठ ने कहा कि महिलाएं इस प्रकार इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु नहीं है। उन्होंने जमानत याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि आरोपी द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध के प्रति सभ्य समाज में कोई सहानुभूति नहीं है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अमृतसर की एक अदालत के समक्ष मामलों की पेंडेंसी को असाधारण रूप से उच्च स्तर पर देखते हुए पिछले हफ्ते हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को इस मामले को देखने का निर्देश दिया कि क्या पेंडेंसी केवल संबंधित न्यायालय में है या राज्य के अन्य जिले मामलों में भी है।
न्यायमूर्ति गुरविंदर सिंह गिल की पीठ अमृतसर जिले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 306 और 34 के तहत दर्ज मामले में एक निश्चित समय सीमा के भीतर मुकदमे को निपटारा करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण केवल एक अंतरिम आवेदन दाखिल करने पर एक पक्षीय अंतरिम आदेश पारित नहीं कर सकता, क्योंकि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के तहत किसी भी सुनवाई के लिए अग्रिम नोटिस जारी करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी ने कहा कि अधिनियम की धारा 18, 19 और 24(2) को संयुक्त रूप से पढ़ने के लिए सभी पक्षों के साथ सभी चरणों में उचित व्यवहार करने की आवश्यकता है। साथ ही ट्रिब्यूनल को उन्हें अपना मामला पेश करने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए, जिसमें अंतरिम आदेश के समय सुनवाई का मौका भी शामिल है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने शनिवार को पूर्व राज्य मंत्री विनय कुलकर्णी की ओर से दायर याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया। याचिकाओं में 2016 के योगेश गौड़ा हत्याकांड को आगे की जांच के लिए सीबीआई को सौंपने के आदेश को चुनौती दी गई थी। योगेश गौड़ा धारवाड़ जिला पंचायत के सदस्य थे। 15 जून 2016 को अज्ञात बाइक सवारों ने धारवाड़ में उनकी कथित तौर पर हत्या कर दी थी। कुलकर्णी इस मामले में एक आरोपी है। सितंबर 2019 में कर्नाटक की भाजपा सरकार ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें सीबीआई को मामले में आगे की जांच करने की अनुमति दी गई थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में 2 दोषियों को कारावास की सजा को इस आधार पर निलंबित कर दिया कि उनकी अपीलों पर उचित समय के भीतर सुनवाई की कोई संभावना नहीं है। अदालत ने ये भी ध्यान में रखा कि दोषी पहले से ही 10 साल से अधिक समय से हिरासत में हैं और उन्होंने हिरासत के दौरान संतोषजनक आचरण भी दिखाया है। जस्टिस रविंद्रनाथ सामंत और जस्टिस सौमेन सेन की बेंच ने कहा, हम देखते हैं कि अपील की सफलता के लिए आवेदकों के पास एक बहस योग्य मामला है। इसके अलावा याचिकाकर्ता अपील के निपटान में देरी के लिए जिम्मेदार नहीं है। अपीलकर्ता 10 वर्षों से अधिक समय में हिरासत में है। हम नहीं देखते हैं कि अपील एक मापने योग्य समय के भीतर निपटाया जा सकती है। तथ्यों के उपरोक्त संदर्भ में हमें लगता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत याचिकाकर्ताओं की स्वतंत्रता को संरक्षित करने की आवश्यकता है। जांच अधिकारी को यह भी निर्देश दिया गया है कि यदि केस डायरी प्रस्तुत नहीं की जाती है तो न्यायालय को सूचित करे कि क्या उपरोक्त प्राथमिकी के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। इसे देखते हुए न्यायालय के समक्ष उपलब्ध सामग्री पर विचार करते हुए केस डायरी में सामग्री के अवलोकन पर अंतिम निर्णय के अधीन न्यायमूर्ति हितेश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने अगली निर्धारित तिथि तक अंतरिम अग्रिम जमानत दी। अदालत ने अंत में मामले की आगे की सुनवाई के लिए 11 नवंबर 2021 को सूचीबद्ध करते हुए याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार करने पर अंतरिम सुरक्षा प्रदान करते हुए निर्देश दिया। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।